लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट, द एंटायर यूनिट, मनी एंड बैंकिंग। सोचो नेशनल इनकम कितने मार्क्स का है बोर्ड्स में पता है? 10 मार्क्स का पूरा बोर्ड्स में। उससे पहले तो कहीं ज्यादा हो सकती है उसकी इंपॉर्टेंस। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स का है, और साइज में कंपेयर किया जाए तो ये उसका 1/5 भी नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज नेशनल इनकम का 1/5 भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट 150 होगा, लेकिन मार्क्स 60% एज कंपेयर टू नेशनल इनकम। तो इसे बोलते हैं इजी पिकिंग्स। इजी पिकिंग्स मतलब कम एफर्ट्स में ज्यादा आउटपुट, बट परफेक्शन होनी चाहिए, परफेक्शन होनी चाहिए तभी मार्क्स मिलते हैं पूरे। वरना 6 में से 4 मिले तो 4/6। सोचो ना, क्वेश्चन आया 6 नंबर का, आपके 4 नंबर आ गए, तो 4/6 देखने में ना ज्यादा कम नहीं लगते। साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि यार ठीक है, डिसेंट मार्क्स हैं। बट 4/6 इज 2/3 विच इज 67%। 100% और 67% में बहुत फर्क होता है, बट 6 और 4 में उतना लगता नहीं है। पॉइंट इज क्वालिटी आंसर्स लोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अभी हमने पढ़ा ना मनी सप्लाई, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, currency held by the public and net demand deposits. But there are different measures of money supply. There are different measures of money supply. वो तो मोस्ट लिक्विड मेजर हमने सुना था, वो तो हमने मोस्ट लिक्विड मेजर सुना था, बट देर आर डिफरेंट मेजर्स। टिल 1967-68, till 67-68 RBI used only narrow measure of money supply, but since 1977 four alternative measures, M1, M2, M3, M4, they have been evolved, they have evolved. M1, अब ध्यान से देखना, एक एक करके बात करेंगे। M1, M2, M3, M4। M1, CC is cash currency, currency in circulation. DD is demand deposits, OD is other deposits। CC क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन। तो ये वही है, कौन सी वही है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। डीडी आपके नेट डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वही डिपॉजिट्स सेविंग्स अकाउंट में हो या करंट अकाउंट में हो। सर ये ओडी क्या आ गया? ओडी, ओडी मतलब ओवरडोज। ओवरडोज नहीं, अदर डिपॉजिट्स। तो कौन से अदर डिपॉजिट्स, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट्स हेल्ड विद आरबीआई। डिपॉजिट्स हेल्ड विद आरबीआई किसके? बैंक्स के नहीं, बैंक्स के नहीं, गवर्नमेंट के नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि जो मनी सप्लाई में मनी यूजिंग सेक्टर आएगा, मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट और बैंक्स तो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, उनके बैलेंसेस थोड़ी ना कंसिडर करने हैं, नहीं, जो लोगों का पैसा है वो कंसिडर करना है, लोगों का। प्लस अगर किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई रिजर्व है, बैंक बैलेंस हो सकता है। बैंक बैलेंस अगर है फॉरेन गवर्नमेंट्स का या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, WHO, यूएनओ, किसी का भी बैलेंस है, अगर बैंक बैलेंस आरबीआई के पास, किसी फॉरेन गवर्नमेंट का बैलेंस है आरबीआई के पास, तो वो मनी सप्लाई, क्योंकि वो भी एक तरह से यूजर ही है हमारे पैसों के, तो वो यूजर ही है हमारे पैसों के, तो वो यूजर ही हैं। वो थोड़ी ना छाप सकते हैं हमारे पैसे, वो थोड़ी ना मनी क्रिएटर है हमारी करेंसी के। तो अगर उनका कुछ बैलेंस है तो वो M1 में आ जाएगा। तो M1 इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो क्या आ गया? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स मतलब डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस एंटिटीज। तो डिमांड वही नेट डिमांड डिपॉजिट पब्लिक के जो कमर्शियल बैंक्स के पास आपके हैं, प्लस अदर डिपॉजिट्स। मजेदार बात क्या आई? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई क्या है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई इंक्लूड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द आरबीआई on behalf of foreign banks and governments, public financial institutions, World Bank, IMF,
It does not include deposits of the government and commercial banks with the RBI. It constitutes a very small proportion of M1. जो ये other deposits हैं वो बहुत छोटा proportion होते हैं पूरी M1 का. So it does not have any significant role to play in monetary policy formulation. तो M1 में जो मेजर कंपोनेंट है वो CCDD है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स, बट ये भी एक कंपोनेंट है. तो अगर आएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो ये तीनों आएंगे. अगर आएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, उन्होंने नहीं बताया कौन सा, तो वो दो आएंगे. बी केयरफुल. ओके, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई. ये M2 क्या है? अब धीरे धीरे लिक्विडिटी कम होती जाएगी. लिक्विडिटी मतलब ऐसी चीजें भी ऐड होती जाएंगी जो इमीडिएटली कैश के फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है कैश जनरेट होने में. तो ध्यान से देखेंगे ये M2 मेजर क्या है. ध्यान से देखेंगे M2 कह रहे M1 के तो सारे ले लो प्लस सेविंग डिपॉजिट्स with पोस्ट ऑफिस बैंक्स. ये पोस्ट ऑफिस बैंक्स कौन से होते हैं? पोस्ट ऑफिस भी आपको फैसिलिटी देता है पैसे डिपॉजिट करके रखने की. पोस्ट ऑफिस में भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं. फर्क क्या होता है? वो चेकबुक इशू नहीं करते. तो अगर आपको पैसे चाहिए तो पोस्ट ऑफिस जाके ही विड्रॉ करने पड़ेंगे, ना वो कोई एटीएम कार्ड दे रहे हैं, ना कोई वो चेकबुक दे रहे हैं. तो उतना लिक्विड नहीं हुआ ना कि जब चाहे रात को गए और पैसे विड्रॉ कर लिए, या जब चाहे आपने किसी को पेमेंट कर दी चेक से. तो ये उतना लिक्विड नहीं है तो पैसा ही आपका, है तो पैसा ही, बट उतना लिक्विड का मतलब समझ आ रहा है? लिक्विड मतलब रेडिली अवेलेबल, इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस. तो इट इज नॉट एज लिक्विड. आपको पैसे चाहिए, वेट करना पड़ेगा, आपको बैंक पोस्ट ऑफिस जाके पैसे निकालने पड़ेंगे. सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. तो M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स. इट इज अ ब्रॉडर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ब्रॉड होता जाएगा उसमें कुछ चीजें और ऐड होती जाएंगी और वो कम लिक्विड होंगी एज कंपेयर टू M1. इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. बस वो ऐड कर दिया. सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज नॉट विड्रॉएबल बाय चेक, so they could not be placed under the demand deposits. तो उनको उस कैटेगरी में नहीं डाल पाए डिमांड डिपॉजिट्स तो जब चाहे यूज कर सकते हो, चेक काटा पेमेंट डन. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स उतने लिक्विड नहीं है. क्लियर? तो M1 CDD CC कॉइन्स एंड करेंसी कह लो, करेंसी इन सर्कुलेशन कह लो. M2 M1 के सारे कंपोनेंट्स प्लस पोस्ट ऑफिस में जो आपके सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो भी. M3 मजेदार कॉन्सेप्ट. M3 ध्यान से देखना, ये M3 क्या होता है? M3 M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, FD भी ले लो. M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स with the banks. net time deposits with the banks. टाइम डिपॉजिट्स क्या हो गए? आपकी FDs. तो M1 में करेंसी आ गई, डिमांड डिपॉजिट्स आ गए, अदर डिपॉजिट्स आ गए. कह रहे और कहाँ हो सकता है आपका पैसा? कुछ FD में हो सकता है, वो भी ले लो. है तो आपका ही पैसा, सरेंडर कर सकते हो और कुछ टाइम के बाद मैच्योर हो जाएगी. पैसा तो यूज कर सकते हो ना. लिक्विड नहीं है बट पैसा तो एग्जिस्ट करता है. और FD में क्या होता है? आप जब चाहें उसको सरेंडर कर सकते हैं अगर बहुत ही इमरजेंसी आ गई तो. यस और नो? तो M3 इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स, नेट टर्म डिपॉजिट्स, नेट टाइम डिपॉजिट्स. M3 को मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई बोला जाता है. क्या बोला जाता है? मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई. एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी बोला जाता है. डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर M3. M3 it is broader as compared to
M1, in addition to M1, it also includes net time deposits. M4, last. M3, तो M3 अगर आ गया तो करेंसी इन सर्कुलेशन आ गई, नेट डिमांड डिपॉजिट्स आ गए, अदर डिपॉजिट्स आ गए, नेट टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए, बचा क्या? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स इसमें आते हैं टोटल डिपॉजिट्स, नॉट जस्ट सेविंग्स, टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स with post office, total deposit with post office bank, total deposit. तो सिर्फ सेविंग डिपॉजिट्स नहीं, टोटल डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग एनएससी। एनएससी क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसमें 6 साल का लॉक इन पीरियड होता है। क्या होता है? लॉक इन पीरियड होता है 6 साल का। अगर आपने एनएससी लिया है तो 6 साल से पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। कह रहे एनएससी को मनी सप्लाई का पार्ट नहीं मानते, उनके रूल्स हैं। कह रहे 6 साल से पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो M3 और M4 रादर, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग एनएससी। तो एनएससी का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि उसका लॉक इन पीरियड काफी हाई होता है, किसी में 6, किसी में 7, बट जो भी है, पॉइंट ये है कि उसको कंसिडर नहीं करना मनी सप्लाई का पार्ट, उसको कंसिडर नहीं करना मनी सप्लाई का पार्ट। तो चलो जल्दी से एक बारी क्लोज करते हैं, इसको समराइज करेंगे दोबारा। M1, M2, M3, M4 हाई पावर्ड मनी बाद में करेंगे। M1 क्या है? M1 कॉइन्स एंड करेंसी, DD डिमांड डिपॉजिट्स, OD। M2 क्या है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। M4 क्या है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब ध्यान से देखना, और जो आपको चीज पता होनी चाहिए, M1 क्या होता है? मोस्ट लिक्विड। M1 क्या होता है? मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M4 क्या होगा? लीस्ट लिक्विड। M3 क्या होता है? मोस्ट कॉमन। M1 M2 को क्या बोलते हैं? नैरो मनी। क्या बोलते हैं इसको? नैरो मनी। M3 M4 को क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। कोई डाउट? ठीक है, बता दिया जो बताना था, यही सेम बातें हैं। 4 मेजर्स, ठीक है जी। लिक्विडिटी, M1 बीइंग द मोस्ट लिक्विड, यहाँ पे ब्लू बेटर रहेगा, M1 being the most liquid, M4 least liquid, M3 is widely used as a measure, widely used, तो most common क्या हो गया? M3. It is also known as aggregate monetary resource, बहुत इंपॉर्टेंट है AMR, aggregate monetary resource. M1 and M2 are narrow money concepts, M3 and M4 are broad money concepts. RBI releases data on money supply in India. Who releases the data on money supply? RBI. क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर? कौन बताता है मनी इन सर्कुलेशन कितनी है? कौन ये डेटा इशू कर रहा है? आरबीआई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए।